नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर सस्पेंस बना है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा ये सस्पेंस, जबकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी लगभग फाइनल होने की बात कही जा रही है। इंतजार हो रहा है कि सूची पहले कौन जारी करे। खबर मिल रही है कि कांग्रेस की पहली सूची में 50 से 60 नाम सिटिंग एमएलए के हो सकते हैं, जबकि 30 से 40 नए नाम आएंगे। हालांकि ये सिर्फ कयास है। उधर आरएलपी भी चुनावी अखाड़े में अपने योद्धाओं को उतारने की बात कह रही है। तो ऐसी तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे देखिए हमारा ये खास शो सिंहासन का संग्राम। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। अब तीसरा मोर्चा भी चुनाव से पहले जीत के दावे के साथ जनता के बीच पहुंचने का प्लान बना रहा है। हनुमान बेनीवाल की ललकार, तीसरा मोर्चा हो रहा तैयार। जितने नौजवान, दलित, किसान और मुस्लिम समाज का समर्थन में उससे ये तय है कि सीकर में भी बड़ा बदलाव होगा, राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा। थर्ड फ्रंट करेगा सपना साकार। रण भीषण जीत का प्रण। जितने नौजवान, दलित, किसान और मुस्लिम समाज का समर्थन में उससे ये तय है कि सीकर में भी बड़ा बदलाव होगा, राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा। कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की सत्ता में काबिज होगी। लहजा बता रहा है कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ अपनी पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराने नहीं, बल्कि चुनावी समर की दिशा तय करने का इरादा लेकर निकले हैं। तभी 28 सितंबर से निकली सत्ता संकल्प यात्रा में वो अपने जाने पहचाने अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी पर करारा प्रहार कर रहे हैं। अंदाज ऐसा कि सुनने वाला ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो टिकटों का लंबा मंथन कर रही है और आज सूची आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। लेकिन भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो पार्टी है जिसके टिकट दिल्ली में नहीं बढ़ते, जिसके टिकट बकरा मंडी या किसी ढाणी के अंदर बढ़ते जाकर सीकर जिले की दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सत्ता संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जनता को संबोधित करते हुए आरएलपी सुप्रीमो ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर 70 साल से जनता को गुमराह किया। किसान कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है, कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। किसान का बेटा बेरोजगार से तंग आके हाथ में बंदूक लेके किसी गैंग का सदस्य बन रहा है या आत्महत्या करने को मजबूर है। कोटा के हब कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर छात्र आत्महत्या कर रहा है। बहन बेटी अबला की चीख पुकार कोई सुनने वाला नहीं। गांव का गरीब आदमी, ठेले वाला अगर थाने तहसील में जाता है तो तहसीलदार थानेदार उसे ढंग से बात नहीं करता, वो कहता भाग ऐसे। बेनीवाल ने वादा किया है कि अगर आरएलपी की सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उन्होंने यात्रा का उद्देश्य राजस्थान के किसानों और जवानों की खुशहाली बताई। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ राजस्थान के अंदर कि हर आदमी को न्याय मिले। और थाने तहसील में जाओ तो थानेदार तहसीलदार बोले कि बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, बिराजो। ये व्यवस्था मेरा। हनुमान बेनीवाल की गिनती भले ही प्रदेश के जुझारू नेताओं में होती है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि मारवाड़ में ताकत दिखाने के बावजूद उन्हें राजधानी जयपुर में दिखाने लायक भीड़ जुटाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। बेशक आरएलपी कुछ सीटें हासिल कर ले, लेकिन सच यही है कि तीसरे मोर्चे की प्रदेश व्यापी पहुंच नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से संदीप की रिपोर्ट। तो राजस्थान को एक 2 पार्टी स्टेट माना जाता है।
यहाँ हमेशा कांग्रेस या भाजपा से ही किसी पार्टी की सरकार रही है। इस प्रदेश में इन दोनों पार्टियों के अलावा कोई भी पार्टी कभी भी इस स्तर पर उभरी नहीं कि अपनी सरकार बना सके या किसी सरकार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आरएलपी जिस तरीके से लगातार ये दावे कर रही है, जिस तरीके से सांसद हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, इसका कैसा असर देखने को मिलेगा। तो रण में तीसरे मोर्चे ने भी रणभेरी बजा दी है, शंखनाद कर दिया गया है। 2 स्टेट पार्टी राजस्थान कहलाता है और यहां पर हमेशा से ही एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर रहा है, जिसके चलते कभी यहां पर बीजेपी की सरकार होती है तो कभी कांग्रेस की सरकार होती है। यानी कि यहां पर 5 साल से ज्यादा कोई सरकार टिक नहीं पाती। ऐसे में अब आरएलपी ये दावा कर रही है कि इस बार उसकी जीत होने वाली है। 1980 की बात करें तो 1980 के बाद कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार आती रही। साल 1998 से लेकर साल 2018 तक केवल 2 ही मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पर। तीसरे मोर्चे की सरकार तो अब तक यहाँ पर कभी नहीं बन पाई है। तो इस बार देखना होगा कि जब मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो क्या यहाँ पर आरएलपी किंग मेकर भी बन पाती है, क्योंकि अब तक ये अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कोई भी तीसरी पार्टी इतने वोट भी हासिल नहीं कर पाई, इतनी सीट भी हासिल नहीं कर पाई है कि किंग मेकर की भूमिका में आ सके। लेकिन चुनाव में निर्दलीय अच्छा प्रदर्शन जरूर करते रहे हैं। किसी तीसरी पार्टी की यहाँ पर प्रदेश व्यापी पहुंच नहीं है और वैसे में देखना है कि आरएलपी जिस तरीके से दावा कर रही है वो दावा कितना सच हो पाता है। ऐसा नहीं कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे की मौजूदगी ही नहीं रही हो। 50 के दशक से तीसरे मोर्चे की मौजूदगी है। उस समय स्वतंत्र पार्टी भी सामने आई थी, लेकिन अब तक कोई कमाल नहीं कर सका है। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली से खबर है, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। दूसरी लिस्ट को लेकर फाइनल मुहर लगने वाली है। प्रहलाद जोशी के घर पर 2 घंटे से लगातार बैठक जारी है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। तो सीईसी की बैठक के बाद दूसरी लिस्ट कभी भी जारी की जा सकती है। अब तक तकरीबन 70 नाम क्लियर हो चुके हैं। बाकी जो नाम हैं उन्हें लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं और मंत्रणा लगातार जारी है। आपको बताते चले कि बीजेपी की पहली सूची बहुत पहले ही आ चुकी थी, लेकिन दूसरी सूची में लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। इंतजार इसीलिए क्योंकि बीजेपी सोच विचार करके ही दूसरी लिस्ट लाना चाहती है, क्योंकि पहली लिस्ट के बाद बीजेपी को बगावत भी देखना पड़ा है। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है। बताया जा रहा है कि 70 नाम तकरीबन ऐसे हैं जिन्हें लेकर फाइनल मुहर लग चुकी है। अभी भी बैठक जारी है और बैठक के बाद कल जो सीसी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। ये बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरी लिस्ट को इसी में फाइनलाइज किया जाएगा। अभी फिलहाल प्रहलाद जोशी के घर पर एक बैठक की जा रही है। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बैठक अभी भी जारी है। यानी कि मंथन किया जा रहा है। कई नाम ऐसे हैं जिन्हें लेकर पेच फंसा हुआ है और इन्हीं नामों को लेकर मंत्रणा की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए जो जिताऊ भी हो और साथ ही साथ समर्थन सबका हो उन उम्मीदवारों को, जिससे कि पार्टी में कम से कम बगावती सुर ना उठे। क्योंकि पहली लिस्ट जब 41 उम्मीदवारों के सामने आई, 7 सांसदों का नाम इसमें शामिल रहा, जिसे लेकर जमकर बीजेपी को विरोध का सामना भी करना पड़ा। जैसा कि तस्वीरें अभी भी लगातार सामने आ रही हैं, कई नेता सामने आ रहे हैं और कई नेताओं ने तो पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की भी कोशिशें की। नेताओं ने उन नाराज लोगों से भी मुलाकात किया जो इस फैसले से नाराज थे, लेकिन साफ तौर पर राजेंद्र राठौड़ की ओर से कह दिया गया है कि कोई भी बदलाव नहीं होगा। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, बैठक जारी है अभी? जी बिल्कुल, 2 घंटे से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक प्रहलाद जोशी जो कि चुनाव प्रभारी हैं उनके आवास पर हो रही है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें राजस्थान की दूसरी सूची को लेकर अंतिम मुहर लगनी है और कल देर रात या परसों भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर दूसरी सूची जारी करेगी। इसलिए आज तमाम फाइनल होमवर्क किया जा रहा है, दूसरी सूची पर फाइनल एक्सरसाइज की जा रही है, क्योंकि
कल जब दूसरी सूची सीईसी में इंट्रोड्यूस हो तो लॉक कर दी जाए और उसका ऐलान हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि करीब 70 सीटें ऐसी हैं जो कि क्लियर हो गई हैं अब तक, जिन पर सहमति बन चुकी है। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि निर्विवाद चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो कि जिताऊ हो। ये सबसे बड़ी कोस्ट है टिकट वितरण में कि जिताऊ व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की तैयारियां भी कर रही है, क्योंकि पहली सूची जब जारी हुई तो बगावत और विरोध के जो स्वर है वो आज दिन तक कायम है। ऐसे में दूसरी सूची जब जारी हो तो किसी प्रकार की बगावत और विरोध सामने न आए, इसके लिए फूंक कदम रखे जा रहे हैं और तमाम तरीके के पैरामीटर्स को आकलन किया जा रहा है, तमाम तरीके की एक्सरसाइज की जा रही है और सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि जब दूसरी सूची जारी होगी तो उसमें बड़े चेहरों का भी जिक्र होगा, बड़े चेहरे जिसमें शामिल होंगे, जिसमें देखने वाली बात होगी कि किस किस चेहरे को टिकट मिलती है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि करीब 2 से 3 सांसदों को और टिकट मिल सकता है। तो क्या उन 2-3 सांसदों का ऐलान इस सूची में हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। और किस किस सांसद को चुनाव लड़ाया जाता है, कौन सी सीट पर लड़वाया जाएगा, इस पर फिलहाल निगाहें रहेंगी, क्योंकि कल जो लिस्ट जारी होगी उससे मोटी ये तो तय हो जाए, ये तो पता लग जाएगा कि आखिरकार बीजेपी बिल्कुल लखवीर, सोशल इंजीनियरिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि कास्ट फैक्टर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव में जीत के लिए। अब चूंकि राजेंद्र राठौड़ पहले ही कह चुके हैं लखवीर कि जो हो चुका है वो हो चुका है, अब फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो लोग खफा चल रहे हैं पार्टी से उनके लिए अब कम से कम जिन लोगों के उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जी निश्चित रूप से, क्योंकि जो फैसला हुआ है वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, जो सांसदों को चुनाव लड़वाने का फैसला हुआ है या फिर जिन नेताओं के टिकट काटने का फैसला हुआ है वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने दम पर ही वो फैसला किया है, इसमें प्रदेश का कोई लेना देना भी नहीं रहा, ये तो पहले ही क्लियर हो गया था। अब क्योंकि टिकट वितरण हो चुका है, लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया, तो ये तो कहीं तक भी बिलीव नहीं किया जा सकता कि टिकट बदले जाएंगे। इसलिए राजेंद्र राठौड़ दावा ठोक कर कह रहे हैं कि कमान से निकला तीर अब वापस नहीं हो सकता। हालांकि तीर निकल चुका है, लेकिन सही निशाने पर लगेगा क्या, ये फिलहाल प्रश्न बड़ा है। बिल्कुल लखवीर, तीर कितना निशाने पर लगता है ये तो देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अब जो लोग खफा हैं उसने पार्टी कैसे मनाएगी ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल भी जरूरी है बीजेपी के लिए। आप नजर बना रखिएगा लखवीर इस बैठक पर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। सिंहासन का संग्राम एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की सियासत में जोधपुर के 10 विधानसभा सीटों में से एक सबसे महत्वपूर्ण सीट सूरसागर है। यहां एक तरफ जोधपुर की सरदारपुरा सीट पर अशोक गहलोत अभेद्य माने जाते हैं, तो वहीं सूरसागर सीट का भी ऐसा ही हाल है। तो कांग्रेस के लिए सूरसागर सीट चुनौती बनी हुई है। आपको ये भी बताते हैं कि कैसे ये सीट कांग्रेस के लिए चुनौती बनी है। ग्राफिक्स के माध्यम से जरा आप समझने की कोशिश करिए कि ये सीट कांग्रेस के लिए चुनौती क्यों है। तो पश्चिमी राजस्थान में ध्रुवीकरण से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण सीट सूरसागर सीट है। लंबे समय से अनुसूचित जाति के लिए यह सीट आरक्षित थी, तब इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 2 दशक से बीजेपी का यहां पर दबदबा रहा है। 2003 के बाद के जिक्र करें तो यहां पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली है। 2003 में कांग्रेस तत्कालीन सिटिंग एमएलए भंवर बलाई को मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं बीजेपी के मोहन मेघवाल ने उन्हें हरा दिया। 2008 की बात करें तो 2008 में कांग्रेस ने सईद अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा, उनके ऊपर दाव लगाया, लेकिन बीजेपी के सूर्यकांता व्यास ने उन्हें हरा दिया। फिर 2013 की बात करें तो 2013 में कांग्रेस ने जेफू खां पर दाव खेला, लेकिन सूर्यकांता व्यास ने उन्हें भी करारी शिकस्त दे डाली। 2018 की बात करें तो 2018 में कांग्रेस ने अयूब खान को मैदान में उतारा, उनके ऊपर दाव लगाया, प्रत्याशी के तौर पर ऐलान किया गया, लेकिन इस दौरान भी सूर्यकांता के खिलाफ जब उन्हें उतारा गया तो अयूब खान को
5,000 से अधिक वोटों से पटखनी दे दी गई। अयूब खान को 5,000 से अधिक वोटों से हार मिल गई। तो ये था वो गणित जिसके आधार पर हम यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये सीट चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने अलग अलग चेहरों पर दांव खेला, अलग अलग प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया, लेकिन लगातार कांग्रेस को पटखनी मिली। ऐसे में यह सीट कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।